ओह नो, बहुत देर हो रही है। मैं आज किसी भी हाल में लेट नहीं होना चाहती। एक बेहद खूबसूरत लड़की ने अपनी जुल्फों को संभालते हुए कहा। उसने डार्क ब्लू सिल्क ड्रेस पर एक सफेद रंग का विंड ब्रेकर पहना था, लेकिन फिर भी शिमला की ठंड से वो कपकपा रही थी। बेहतर होता कि मैं अकेली ही चली जाती। गिल फैमिली के एनुअल लंच पर आज तक कोई भी कभी लेट नहीं पहुंचा। वैसे भी पहले ही उनके पास बहुत सारे रीजंस है नाराज होने के लिए, और आज जिसके साथ जा रही हूँ उसे देखते ही सबका पारा चढ़ने वाला है। कहीं इस बात को लेकर वो मुझे फैमिली से बेदखल ना कर दे। ओह गॉड, उस लड़की ने मन ही मन नर्वस होते हुए कहा। वो किसी को फोन करने ही वाली थी कि एक कॉफी का पेपर मग उसके सामने आया। कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी, उस लड़की ने रूड अंदाज में कहा। सामने वुलन जैकेट पहने हुए एक हैंडसम से लड़के ने जवाब दिया, आपकी फेवरेट कॉफी लाने गया था। मुझे लगा इतनी ठंड में आपको अच्छा लगेगा। कुछ गलत किया क्या शनाया? शनाया ने गुस्से में उसके हाथ से मग लिया और एक ही घूंट में सारी कॉफी पीते हुए गुस्से से पूछा, आप चल सकते हैं आहान, या और टाइम वेस्ट करना है? आहान और शनाया जैसे ही उसकी बाइक की तरफ आगे बढ़े, उसने कहा, शनाया मैं जानता हूं आप लंच को लेकर परेशान हो रही हैं, पर मैं आपकी फैमिली को कोई भी ऐसा मौका नहीं दूंगा कि वो आपको मेरी वजह से कुछ भी उल्टा सीधा कहें। कॉफी की गर्माहट और आहान के भोलेपन से शनाया का भी मन पिघल गया, पर उसने कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। एक तरफ शनाया जो देखने में किसी एलीट मॉडल से कम नहीं थी, जिसका ऊपर से लेकर नीचे तक लुक्स के मामले में पूरे शिमला में कोई मुकाबला नहीं था, और वहीं दूसरी तरफ था आहान, जो एकदम ही सिंपल और सादे कपड़ों में सस्ता फोन और सस्ती सी बाइक पर उसे बैठाने जा रहा था। जब बाइक पे चढ़ने से पहले आहान रुक के कुछ करने लगा तो शनाया ने फिर से चिढ़ते हुए पूछा, अब क्या हुआ? लंच के बाद मेरी एक जरूरी मीटिंग भी है, सो प्लीज लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड। मगर इससे पहले कि शनाया अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी बोलती ही बंद हो गई। आहान ने शर्ट पर पहनी हुई जैकेट उतारी और शनाया के कंधों पर रख दी। एक ही पल में शनाया उसके सीने से लग गई, जहां आहान की मस्कुलर बॉडी और हमेशा वाले आफ्टर शेविंग जेल का फ्रेग्रेंस उसकी धड़कनें एक ही पल में उन ठंडी हवाओं से भी ज्यादा तेज करने लगा। शनाया के गाल जैसे ही आहान के गर्दन पर टच हुए, वो एकदम से गुलाबी हो गई। इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंच पाती, आहान उससे दूर हो गया और एक वार्म सी स्माइल के साथ बोला, शनाया, अब आपको बाइक पर बैठने के बाद ठंड नहीं लगेगी। चलिए, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपको लंच और मीटिंग में देरी ना हो। शिमला में जगह जगह दिख रही टूरिस्ट की भीड़ को देखते हुए बाइक पर बैठे शनाया का हाथ कब आहान की पीठ पर ठहर गया, वो समझ ही नहीं पाई। थोड़ी ही देर में वो लोग एक 5 स्टार होटल के सामने पहुंच गए। बाइक को रुककर थोड़ी देर हो गई, मगर शनाया वहीं बैठी हुई थी। वो एकटक बस अपने लेफ्ट हाथ की तीसरी उंगली में पहनी रिंग को देखे जा रही थी। आज पहली बार शनाया को ये रिंग खूबसूरत लग रही थी। आहान ने फिर एक बार उसे पुकारते हुए कहा, शनाया, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ है? तभी शनाया को उसकी आवाज सुनाई दी और उसने जल्दी से वो रिंग उतारी और बाइक से उतरते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी से बाइक पार्क करो और यहाँ आ जाओ। जब तक आहान पार्किंग करके आ रहा था, शनाया वहीं खड़ी उसका वेट करने लगी। एकदम से उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा और उसका मुंह बन गया। ओह गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है? शनाया अपने सामने खड़े एक यंग से लड़के की तरफ देख रही थी। उसने सर से लेकर पैरों तक सब कुछ ब्रांडेड पहना हुआ था, और उस लड़के के चेहरे पर जो एटीट्यूड नजर आ रहा था, वो भी किसी ब्रांड से कम नहीं था। ये घमंडी गिल खानदान का वारिस और शनाया का ही कजिन शौर्य गिल था। शौर्य बहुत ही अकड़ के साथ चलते हुए शनाया के पास आया और एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, अरे शनाया, तुम यहाँ किस मुंह से आई हो? मैंने तुम्हें देखने की उम्मीद भी नहीं की थी। शौर्य को देखने के बाद शनाया ने ऐसे ही किसी कमेंट की उम्मीद की थी। उसने शौर्य की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, शौर्य, बेहतर है कि हम यहाँ कोई सीन क्रिएट ना करें। शनाया शिमला की हाई क्लास फैमिली में से एक गिल खानदान की बेटी थी, मगर आहान की वजह से उसकी फैमिली उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, और शौर्य उन लोगों में सबसे पहले नंबर पर आता था। शौर्य ने आहान के जैकेट की तरफ देखते हुए इशारा किया, शनाया, ये क्या है? वैसे पता नहीं कि इसे रोमांटिक कहा जाए या फिर कंजूसी।
शौर्य की ये बात सुनकर शनाया का ध्यान आहान की जैकेट पर गया और उसने जल्दबाजी में वो जैकेट उतार दिया। शौर्य ने अपनी बकबक कंटिन्यू करते हुए कहा, वैसे वो गरीब फकीर कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। कहीं तुम अकेली ही तो नहीं आ गई? वैसे ये भी सही है, उसे ऐसी जगह लाकर तुम्हें एम्बैरस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ का पार्किंग टिकट भी उसकी सैलरी से ज्यादा है। शनाया के बाकी रिलेटिव्स भी वहीं थे और शौर्य की बातें सुनकर वो भी मुंह छिपाकर हंसने लगे। अब तक शौर्य सिर्फ शनाया को भला बुरा कह रहा था, मगर अब तो उसने हद ही पार कर दी थी। शौर्य अब आहान का मजाक उड़ा रहा था। आखिर एक बैंक में काम करने में क्या बुराई थी कि शौर्य आहान की खिल्ली उड़ा रहा था। अब शनाया से रहा नहीं गया और वो गुस्से से शौर्य की तरफ देखने लगी, मगर उसी वक्त आहान वहां आ गया। आहान को देखकर तो शौर्य की नाक सिकुड़ गई। उसने आहान को देखते हुए कहा, आहान, तुम फिर से अपना मुंह उठाकर यहाँ आ गए? वैसे एक बात बताओ, तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो? आहान बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसके आने से पहले क्या बातें हो रही थी, लेकिन वो शौर्य की ऐसी बातों से बिल्कुल भी अनजान नहीं था। शौर्य ने हमेशा से ही उसे उल्टा सीधा कहा था, इसीलिए आहान ने खामोशी से सब कुछ सुन लिया और जवाब में कुछ भी नहीं कहा। मगर आज शनाया चुप नहीं रहने वाली थी। उसने शौर्य की बातों का जवाब देते हुए कहा, शौर्य, बेशरम तो तुम हो कि अपने जीजा से ऐसे बात कर रहे हो। आहान मेरा हस्बैंड है और अच्छा होगा कि तुम उससे इज्जत के साथ पेश आओ। जब आहान ने शनाया की कही बात सुनी तो वो दंग रह गया। उसके हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो शनाया की तरफ देखते हुए मन ही मन में बोला, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? शनाया मेरी तरफदारी कर रही है। आज तक हर किसी ने मुझसे कहा कि मैं शनाया जैसी खूबसूरत और अमीर लड़की के लायक नहीं हूँ। अब तो मुझे इन तानों की आदत सी हो गई है। लेकिन शनाया, इन्हें अचानक आज क्या हो गया है? शनाया खुद भी नहीं जानती थी कि उसने एकदम से आहान को अपना हस्बैंड कहकर उसकी साइड क्यों ली। लेकिन शौर्य ने यह बात अपने दिल पर ले ली और गुस्सा करने के बजाय हंसने लगा। उसने हंसते हुए जोर से कहा, अच्छा शनाया, तो ये बताओ कि आज भी शादी के 3 सालों के बाद तुम अपने इस फकीर हस्बैंड के साथ ही एक बेडरूम में क्यों नहीं रहती हो? क्या आज तुम्हें याद आया है कि ये मिडिल क्लास लाइफ जीने वाला कंगाल आदमी तुम्हारा पति है? अगर शेखर अंकल ने इस घर जमाई को तुम्हारे लिए पसंद नहीं किया होता तो शायद तुम इसे कभी मुड़कर भी नहीं देखती। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? शौर्य की ये बात सुनकर शनाया की बोलती बंद हो गई। उसका और आहान का रिश्ता कैसा था, इस बात से शौर्य का कोई लेना देना नहीं था। वो ये सब कैसे कह सकता था? क्या ऐसे रिश्ते को शादी कहा जा सकता था? बाकी रिलेटिव्स को ये झगड़ा देखने में बड़ा मजा आ रहा था। वैसे तो पूरे गिल खानदान में हर किसी को आहान के होने से शर्म आती थी और शौर्य का ये खुलासा सुनने के बाद तो उन्हें नया गॉसिप मिल गया था। अब तो वो सब तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि शनाया और आहान को कैसा लग रहा होगा। आहान ने शनाया की तरफ देखकर उससे कहा, शनाया, हमें चलना चाहिए, अंदर सब वेट कर रहे होंगे। आहान इस झगड़े को यहीं रोकने की कोशिश कर रहा था। शनाया ने बिना कुछ कहे वहां से जाना ही सही समझा और अपनी लंबी हील्स में वहां से गुस्से से चली गई। आहान उसके पीछे जाने वाला था कि शौर्य ने उसे रोका और बोला, तुम रुको, तुम्हारे जैसे गुड फॉर नथिंग घर जमाई से बात करने में मुझे कौड़ी भर का भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे अंकल नहीं होते तो आज तुम अपनी औकात की किसी गरीब लड़की से शादी करके खुश होते, लेकिन तुम्हें तो गिल खानदान का घर जमाई बनना है। अच्छी बात है, तुम जैसे फकीर अपनी औकात से बाहर का ही सोचते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता है ये बाहर किसी को भी मत कहना। वो क्या है ना, तुमसे जान पहचान है ये बताने में मुझे शर्म आती है। और हाँ, अगर थोड़ी शर्म बाकी है तो अपनी ये शक्ल लेकर अंदर मत आ जाना। ये कहकर शौर्य वहां से चला गया। आहान चुपचाप खड़ा अपनी बेइज्जती सुन रहा था, लेकिन वो क्या कह सकता था। उसने ये सब दिल पर नहीं लिया और शनाया की तरफ देखने लगा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। आहान भागकर आगे गया, लेकिन शनाया का कोई पता ही नहीं था। आहान ने 1-2 बार अपनी वाइफ शनाया का नाम भी पुकारा, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। आहान समझ सकता था कि शौर्य की बातों से शनाया का दिल दुखा होगा। वो कहीं जाकर अकेली बैठी होगी, मगर फिर भी वो अपनी वाइफ को अकेले नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए वो शनाया को ढूंढने लगा। कुछ देर तक भागदौड़ करने के बाद भी
आहान के हाथ डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं आया। अब आप कहाँ हैं शनाया? मुझे अब फिक्र हो रही है। अगर आप गुस्सा हैं तो मुझे डांट दीजिए, मगर एक बार मेरे सामने आ जाइए। आहान ने अपने आप से ही कहा। तभी आहान को अपनी पीठ पर एक छुअन महसूस हुई। वो राहत भरी सांस लेते हुए बोला, आप कहाँ थी? मैं घबरा गया था। मगर जब आहान ने पीछे मुड़कर देखा तो वो दंग रह गया। ये शनाया नहीं थी। जो खुशी और राहत आहान के चेहरे पर थी वो नाराजगी में बदल गई और वो बिना किसी इमोशन के बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आहान के सामने एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था। उस आदमी ने 3 पीस सूट पहन रखा था। उम्र की वजह से उनके बाल सफेद हो रहे थे और आंखों पर एक गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा था। यंग मास्टर, मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि आप मुझे अब भी पहचान लेंगे। कैसे हैं आप? आहान इस आदमी को कैसे भूल सकता था? उसने कहा, मिस्टर विक्रम, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? हर छोटी बड़ी बात के लिए मैंने आपके पास आकर ही तो अपनी अपॉइंटमेंट ली है। आपने मुझे कैसे ढूंढ लिया? अरे नहीं, यह तो सवाल ही गलत है। आप तो जिसे चाहे ढूंढ सकते हैं। मैं सीधे पॉइंट पर आऊंगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? जैसे कि विक्रम ने उम्मीद की थी, आहान बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्मार्ट था। विक्रम ने भी टाइम वेस्ट किए बगैर पॉइंट की बात की। यंग मास्टर, मेरे बॉस आदित्य रायजादा ने मुझे भेजा है। एशिया के सबसे अमीर और पावरफुल खानदान रायजादा और 5000 करोड़ की रायजादा ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज अपने मालिक का इंतजार कर रही है। आपके पापा चाहते हैं कि अब से आप ही कंपनी के हेड बने और अपनी सारी जिम्मेदारियों को संभाल लें। शौर्य की बात सुनने के बाद शनाया नाराज होकर कहां चली गई थी? क्या सच में आहान किसी अमीर खानदान का वारिस था? लेकिन अगर ऐसा था तो वो एक घर जमाई बनकर अपनी पहचान क्यों छिपाता था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आहान सिर्फ गिल खानदान का निकम्मा घर जमाई नहीं था। क्या ये कोई मजाक था? इस सच्चाई के बारे में गिल फैमिली ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आहान रायजादा इंडिया के ही नहीं, एशिया के सबसे अमीर आदमी आदित्य रायजादा का नाजायज बेटा, उनके बिजनेस और प्रॉपर्टी का सक्सेसर बनने वाला था। विक्रम के उस ऑफर को सुनकर आहान के चेहरे पर कोई भी हलचल नहीं हुई। उसने एक पल भी बिना सोचे विक्रम से बहुत ही फर्म अंदाज में कहा, आपका ऑफर और इस 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी को मैं रिजेक्ट करता हूं। मैं जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं। उम्मीद करता हूं कि अब से हमारी मुलाकात नहीं होगी। आपके बॉस और मेरे पापा को मेरा यह फैसला बता दीजिएगा। अपना यह डिसीजन बिना किसी हिचकिचाहट के सुनने के बाद विक्रम का जवाब सुने बगैर ही आहान वहां से जाने लगा। अपने खानदान और परिवार के साए से दूर आहान यहाँ शिमला में एक घर जमाई बनकर क्यों रहता था, ये कोई नहीं जानता था। जिसे औकात, स्टेटस, लायकी के ताने दिए जाते थे, वो आहान असल में गिल खानदान से कई गुना अमीर और बड़े स्टेटस का था। मगर इस बात का ना ही उसे कोई गुरूर था और ना ही कोई घमंड। अपना जवाब देने के बाद आहान जाने के लिए निकला तो था, मगर विक्रम इतनी आसानी से हार कहां मानने वाला था। यंग मास्टर, क्या आप अब भी पुरानी बातों की वजह से नाराज हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। मगर आपके पापा को सबके लिए बड़ा पछतावा है। क्या आप उन्हें माफ करके दूसरा मौका नहीं दे सकते? इस सवाल को सुनते ही आहान पीछे मुड़ गया और उसने एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान के साथ विक्रम को देखा। अच्छा सवाल है। वैसे क्या आपने ये सारी बातें मेरी माँ से कहने की कोशिश की थी? उस दिन उनके मरने से पहले अगर वो ये सब सुन लेती तो शायद उनके दर्द, उनकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाती और शायद वो आदित्य रायजादा को माफ भी कर पाती। मगर अफसोस, मुझ पर यह सब काम नहीं करेगा। आपको थोड़ी देर हो गई है। आप और आपकी बॉस कुछ ज्यादा ही लेट हो गए हैं। आहान ने आंखों के सामने अपनी मां को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा था। तब ना ही किसी ने उनकी मदद की थी और ना ही आहान को किसी का सहारा मिला था। आहान ने किसी लाचार की तरह अपने ही पापा से अपनी मां की जान बचाने की भीख मांगी थी। लेकिन तब आदित्य रायजादा को मीटिंग से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी और आहान की मां बुखार से तड़प कर उसे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ कर गई थी। उस दिन से लेकर आज तक आहान अकेला था। मगर अब जब उन पर बिजनेस संभालने के लिए किसी को ढूंढने की नौबत आई थी
तो वो आहान के पास आए थे। तो क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही किसी छोटे शहर में नौकरी करना चाहते हैं? विक्रम ने अब तक कोशिश नहीं छोड़ी थी। आहान ने बहुत ही डिटरमाइंड होकर जवाब दिया था, पापा के पास घर वापस लौटने से बेहतर तो यह होगा कि मैं मर जाऊं। यह कहकर आहान वहां से चला गया। आफ्टर ऑल उसे शनाया को भी तो ढूंढना था। पता नहीं शौर्य की बातों से परेशान होकर वो कहां चली गई थी। विक्रम रायजादा भी क्या कर सकता था? वो आहान को जाते हुए देख रहा था। वहां से निकलने के बाद आहान ने शनाया को बहुत ढूंढा। सब कुछ सही चल रहा था। ये विक्रम कहां से आ गए? ये शनाया भी नहीं मिल रही। क्या मुसीबत है? आहान ने अपने आप से ही कहा। तभी आहान की नजर एक चोटी की एज पर खड़ी शनाया पर पड़ी और वो घबरा गया। शनाया! आहान ने चिल्लाकर अपनी वाइफ को पुकारा और भागकर उसके पास जाने लगा। शनाया, अब आप क्या कर रही हैं? अगर आपको कुछ हो जाता तो? क्या आप ठीक हैं? आहान के चेहरे पर परेशानी जाहिर थी। शनाया ने उसे काम डाउन करते हुए कहा, आहान, क्या हुआ है? मैं ठीक हूं। वो हवा की वजह से तुम्हारा जैकेट खाई में गिर गया। मैं उसे ही देख रही थी। मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रही थी। मैं इतनी भी इमैच्योर नहीं हूं। ये जानकर के शनाया ठीक है, आहान की जान में जान आई। उसने शनाया से कहा, जैकेट ही तो है, मैं अगले महीने नई ले लूंगा। चलिए अब हम लंच पर चलते हैं। पापा और बाकी सब भी हम दोनों का वेट कर रहे होंगे। शनाया ने आहान की बात पर हामी भर दी और दोनों होटल की तरफ जाने लगे। चलते हुए शनाया के दिमाग में एक सवाल आया और उसने कहा, तुम्हें कैसे पता कि पापा आ रहे हैं? पापा ने मुझे तो कहा था कि उनकी मनाली में मीटिंग थी। आहान ने कैजुअल अंदाज में कहा, यहां आने से पहले मैंने उन्हें दवाइयां लाने का याद दिलाने के लिए कॉल किया था, तभी बात हुई थी। वो रास्ते में ही थे। आहान की बात सुनकर शनाया दंग रह गई। उसने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, मेरे पापा का इतना ख्याल तो मैं भी जानकर नहीं रख पाती हूँ। अक्सर ये सवाल मुझे परेशान करता है कि शहर के सारे अमीर, वेल सेटल्ड, बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए और अच्छे खानदान के लड़कों को छोड़कर पापा ने मुझे, इस गुड फॉर नथिंग गरीब लड़के को मेरे लिए क्यों पसंद किया? मगर उन दोनों का अपना अलग बॉन्ड है और भले ही मुझे वो पसंद नहीं था, मगर आहान बहुत ही केयरिंग और अच्छा लड़का है। शनाया मन ही मन में आहान की तारीफ कर रही थी, लेकिन उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था। तभी शनाया का फोन बजा और उसका ध्यान आहान से हट गया। शनाया ने देखा उसकी मॉम कॉल कर रही थी, तो उसने तुरंत कॉल उठा लिया। हेलो मॉम, हम आ ही रहे हैं, बस रास्ते में हैं। मगर उसने फोन की दूसरी तरफ से जो कुछ भी सुना, उसके बाद शनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप परेशान मत होइए, मैं अभी आ रही हूँ। शनाया ने पैनिक करते हुए कहा। एक ही सेकंड में उसकी आंखें नम हो गई। आहान, वो पापा का एक्सीडेंट हो गया है। आहान को भी सुनकर शॉक लगा, मगर उसने शनाया को कंफर्ट किया और दोनों तुरंत हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही शनाया ने देखा कि इमरजेंसी वार्ड के बाहर उसकी मॉम मिसेस यामिनी गिल रोते हुए बैठी थी। शनाया भागकर उनके पास आ गई और उन्हें गले लगाकर बोली, मॉम, ये सब कैसे हो गया? अब पापा कैसे हैं? क्या उन्हें बहुत चोट आई है? ये सारे सवाल करते हुए शनाया की हालत बहुत बुरी हो रही थी। यामिनी गिल ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उससे बोली, शनाया, तुम्हारे पापा की हालत बहुत बुरी है। मैंने जब देखा उनके चेहरे से बहुत खून बह रहा था। डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं। पता नहीं कहां से किसी ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और उनका एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? ये सब सुनते हुए शनाया भी अपने आप को रोक नहीं पाई और रोने लगी। आहान ने शनाया और यामिनी को कंफर्ट करने की कोशिश करते हुए कहा, आप दोनों टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आहान खुद सदमे में था कि पापा के साथ अचानक से ये सब कैसे हुआ था, मगर इस वक्त उसे शनाया और यामिनी का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी लग रहा था। वो कहां जानता था कि मिसेस यामिनी गिल इस बात का अलग ही मतलब निकालने वाली थी। यामिनी गिल आहान की तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, ठीक हो जाएगा? कैसे होगा? तुम्हें हमारा दुख क्या पता होगा? किसी को कुछ भी हो जाए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है?
वो अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और तुम कह रहे हो कुछ नहीं होगा। आहान ने जब ये सब सुना तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने लगा। आहान ने यामिनी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मॉम, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। मगर मिसेस यामिनी गिल ये सब कहां सुनने वाली थी। उन्होंने आहान से कहा, मुझे मॉम मत बुलाओ, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। जब से तुमने शनाया से शादी की है हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पता नहीं शेखर ने क्या सोचकर तुम्हें शनाया के लिए चुना। ये सब सुनने के बाद हमेशा की तरह आहान की बोलती बंद हो गई। वो खुद भी इस बात का जवाब नहीं दे पाता था। जब शनाया ने देखा कि बातें बिगड़ रही थी तो उसने बीच में पड़ते हुए कहा, मॉम, आप आहान को इस सब का जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हैं? उसने कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पर झगड़ा नहीं करते हैं, प्लीज। आज दूसरी बार शनाया ने आहान की तरफदारी की थी और आहान इससे हैरान हो गया था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। शनाया की बात से यामिनी इत्तेफाक नहीं रखती थी, इसलिए वो कुछ कहना चाहती थी। मगर तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर ने बाहर आते हुए कहा, यहाँ पर पेशेंट शेखर गिल की फैमिली कौन है? ये सुनते ही यामिनी और शनाया डॉक्टर के पास चले गए। हम हैं, आप कैसे हैं वो? शनाया ने पूछा। डॉक्टर ने जवाब में कहा, पेशेंट की हालत थोड़ी क्रिटिकल है, बहुत ब्लड लॉस हो गया है, उन्हें बचाना है तो हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। ये सुनते ही आहान भागकर डॉक्टर के पास आया और बोला, जी प्लीज जल्द से जल्द सर्जरी शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने आहान को एक फॉर्म पकड़ाया और बोले, ओके, हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, आप ये फॉर्म और फीस काउंटर पर जमा कर दीजिए। ये सुनते ही आहान ने जल्दबाजी में हामी भरी और फॉर्म लेकर काउंटर की तरफ चला गया। जल्द ही फॉर्म फिल करने के बाद जब आहान ने रकम के बारे में पूछा तो उसके पैरों तले जमीन ही सरक गई। इस सर्जरी के लिए आपको 15 लाख रुपए जमा करने होंगे। आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर चेक से? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। 15 लाख सुनकर आहान के होश उड़ गए थे। इतने पैसे तो उसके बैंक अकाउंट में भी नहीं थे। यहां तक इतने जल्दी तो शनाया भी इतना पैसा जमा नहीं कर सकती थी और ना ही कोई रिलेटिव उसकी मदद करने वाला था। जब आहान परेशान होकर कुछ सोच रहा था तभी पीछे से उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, यंग मास्टर, क्या आपको पैसों की जरूरत है? आहान ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई और नहीं, विक्रम खड़ा था। विक्रम को देखकर आहान कंफ्यूज हो गया। विक्रम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। 15 लाख रायजादा फैमिली के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है और आप तो एशिया के सबसे बड़े अमीर खानदान के वारिस हैं। जब आहान ने विक्रम रायजादा से इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन सुनी तो वो कुछ समझने लगा। आहान ने नाराज लगते हुए विक्रम से पूछा, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? मगर जब तक आहान ने अपनी बात पूरी की उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया और वो एकदम से पैनिक करने लगा। आहान ने इंपल्स में आकर विक्रम का कॉलर पकड़ते हुए सवाल किया, कहीं इस एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा और आदित्य रायजादा का तो कोई हाथ नहीं? क्या तुमने सच में ऐसा किया है? सच बताओ। ये सुनते ही विक्रम के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने आहान के सवाल का टेढ़ा जवाब देते हुए कहा, वैसे ये पॉसिबिलिटी सही है, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बॉस सही थे। आप सच में बहुत स्मार्ट हैं, सब कुछ अपने आप ही समझ जाते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। ये सुनकर आहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। एक ही वक्त वो कई सारे इमोशंस फील कर रहा था। विक्रम और उसके पापा के इस हरकत पर गुस्सा, शेखर गिल को तकलीफ पहुंचाने का गिल्ट और कुछ भी न कर पाने के लिए शर्मिंदा। आहान ने परेशानी में आकर विक्रम का कॉलर छोड़ दिया। विक्रम ने अपनी बात को कंटिन्यू किया, यंग मास्टर, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप तो इस पूरे हॉस्पिटल को खरीद सकते हैं, तो आपका क्या प्लान है? आहान इस सवाल के पीछे छिपे असली मतलब को समझ रहा था। अगर वो हाँ कह देता तो उसे रायजादा परिवार का एहसान लेना पड़ता और इस जन्म में आहान ऐसा नहीं होने देने वाला था। वो विक्रम को इग्नोर करके इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाने लगा। मैं किसी की कोई मदद नहीं लेना चाहता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। शेखर पापा ने हमेशा मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया है। एक वही है जो मेरा ख्याल रखते हैं और आज मेरी ही वजह से उनकी हालत। भले ही मुझे शर्मिंदा होना पड़े, मैं शनाया से पैसे मांग लूंगा, लेकिन मुझे रायजादा खानदान की कोई मदद नहीं चाहिए। आहान ने अपना फैसला कर लिया
शनाया से पैसे मांगने इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया। तभी उसने कुछ आवाजें सुनी और उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। ये आवाज आहान की सासू मां मिसेस यामिनी गिल की थी। वो शनाया से कह रही थी, शनाया अब बस, बहुत हो गया। 3 साल पहले शेखर के कहने पर तुमने उस 3rd क्लास लड़के से शादी कर ली थी, लेकिन अब मैं तुम्हें इतने दुख में नहीं देख सकती। अब बस एक ही रास्ता है, डिवोर्स। तुम उस आहान को डिवोर्स दे दो। डिवोर्स की बात पर शनाया का क्या जवाब होगा? क्या वो मान जाएगी? अब आहान क्या करेगा? वो सर्जरी के लिए कहां से पैसे लाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। जब मिसेस यामिनी गिल ने एकदम से डिवोर्स की बात छेड़ दी तो आहान की पूरी दुनिया ही बदल गई। ऐसी बात नहीं थी कि उसकी और शनाया की मैरिड लाइफ बहुत खुशी से बीत रही थी, लेकिन आहान ने शनाया को कभी भी जानबूझकर परेशान नहीं किया था। हमेशा उसका ख्याल रखा था, उसकी जरूरतें पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। लेकिन डिवोर्स, इस सब के बारे में आहान ने सपने में भी नहीं सोचा था। जहां एक तरफ आहान ये सुनकर अनकंफर्टेबल हो रहा था, शनाया शॉक्ड रह गई। उसने अपनी मां से कहा, डिवोर्स? आप क्या कह रही हैं मॉम? शनाया की बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने उससे ही उल्टा सवाल करते हुए कहा, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूं? शनाया, क्या तुम इस शादी में खुश हो? उस निकम्मे आहान ने तुम्हें क्या दिया है? परिवार में शर्मिंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं। तुम्हारे पापा को पहले ही मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मगर तुम ही अपनी जिंदगी को बचा सकती हो। मेरी बात याद रखो, वो आहान तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा, कभी भी नहीं। मॉम, आहान बहुत अच्छा है, वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं जानती हूँ कि अभी आहान मुझे वो लाइफस्टाइल नहीं दे सकता जो मैं चाहती हूँ, पर मुझे यकीन है कि वो मुझे हर्ट नहीं करेगा। और मॉम, मैं ये शादी निभाना चाहती हूँ। मैं आहान को डिवोर्स नहीं दूंगी। आहान ने कभी भी शनाया के ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे शनाया जैसी लॉयल वाइफ मिली। शादी के पहले ही दिन से मैंने शनाया को अपना सब कुछ मान लिया था। मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे सकता, मगर मैं नहीं जानता कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। जहां एक तरफ आहान को तसल्ली मिली थी, मिसेस यामिनी गिल अपनी बेटी की इस बेवकूफी से नाराज लग रही थी। उन्होंने शनाया से डिसअपॉइंटेड होकर कहा, शनाया, ना तुम्हारे पापा ने मेरी एक सुनी थी और ना ही तुम मेरी बात मानोगी। मगर ठीक है, एक ना एक दिन तुम्हें अपने इस फैसले पर जरूर पछतावा होगा और तब तुम मुझे याद करोगी। वो आहान तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। शनाया ये सुनकर खामोश रही। तभी मिसेस यामिनी के दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने अपने बेटी से कहा, शनाया, क्या तुम उस आहान को पसंद करने लगी हो? अपनी मां की कही इस बात पर शनाया ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से सर्जरी के खत्म होने का वेट करने लगी। मगर दरवाजे के बाहर खड़े आहान ने अपने आप से ही वादा कर लिया था, नहीं मॉम, शनाया को मुझसे शादी करने पर कभी पछतावा नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं शनाया को उस दुनिया की हर खुशी दूंगा। वो जिस चीज पर हाथ रखेगी वो उसकी होगी। वैसे तो आहान यहां पर शनाया से पैसे मांगने आया था, लेकिन वो पीछे मुड़ गया। चलते हुए आहान विक्रम के पास गया और उसे डिटर्मिनेशन से देखते हुए बोला, आप जानते हैं कि मेरे फादर इन लॉ की सर्जरी के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। आहान की इस बात को सुनकर मिस्टर विक्रम मुस्कुराने लगे। उनके बॉस का प्लान बिल्कुल सही था। आहान की कमजोरी शेखर गिल और उसकी बेटी थी और उन्हें बचाने के लिए आहान कुछ भी कर सकता था। इसी का फायदा उठाकर यह एक्सीडेंट प्लान किया गया था। यंग मास्टर, आप समझदार हैं, हम उनकी जान बचा सकते हैं, मगर शर्त आप जानते हैं। विक्रम ने अपनी बात कही थी। आहान के सामने तो मिस्टर विक्रम थे, लेकिन ये शब्द आदित्य रायजादा के थे। इस वक्त आहान क्लियर था। वो जानता था कि उसे क्या करना है, इसलिए जज्बातों को छोड़कर उसने फैसला किया कि मैं तैयार हूं। रायजादा खानदान के बिजनेस को संभालने के लिए मैं तैयार हूं। ये तो अच्छी बात है यंग मास्टर, मैं बॉस से इस बारे में बात करता हूं। जल्द ही हम बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे। आहान ने यह सुना तो बहुत ही शांत अंदाज में हामी भर दी। आहान ने आगे कुछ नहीं कहा तो विक्रम ने उससे पूछा, यंग मास्टर, आप परेशान मत होइए,
सर्जरी के लिए मैं शहर के बेस्ट डॉक्टर्स का इंतजाम करता हूं। आहान के जाने के बाद विक्रम ने अपने असिस्टेंट से सर्जरी का ख्याल रखने को कहा और उन्होंने जल्दी से अपने बॉस को कॉल किया। फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही भारी और गुरूर भरी आवाज ने कहा, क्या काम हो गया? विक्रम ने जवाब में कहा, जी बॉस, यंग मास्टर मान गए हैं। यह सुनते ही आदित्य रायजादा हंसने लगे। बढ़िया, अब मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। विक्रम, एक बार फिर से तुमने अच्छा काम किया है। अब मेरे बेटे के लिए एक अच्छा सा बंगलो तैयार करो। वो रायजादा खानदान का वारिस है। आहान को किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विक्रम ये सुनकर हैरान रह गए थे। क्या उन्होंने कुछ गलत सुना था? अब तक आदित्य रायजादा को आहान के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था और अचानक से वो अपने नाजायज बेटे का इतना ख्याल रख रहे थे। मगर इस सब के बावजूद विक्रम ने बस हामी भर दी। कुछ दिन आहान का ध्यान रखो। मैं जल्द से जल्द स्पेशल ट्रेन गार्ड्स को उसकी सिक्योरिटी के लिए भेजता हूं, आदित्य रायजादा ने कहा। यह सुनने के बाद तो विक्रम की हैरानी का ठिकाना नहीं था। अब तक ये स्पेशल गार्ड्स उनके बॉस ने अपने जायज बेटे के लिए भी नहीं अपॉइंट किए थे और ये सब सिर्फ आहान के लिए हो रहा था। विक्रम ने हामी भर दी और कॉल काट दिया। लगता है कि बॉस को यंग मास्टर के बारे में कुछ पता चल गया है, लेकिन ऐसा क्या राज हो सकता है जिसके लिए वो यंग मास्टर को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आए। उन्हें देखकर शनाया और आहान के साथ साथ मिसेस यामिनी गिल भी उनके पास चले गए। डॉक्टर, पापा कैसे हैं? शनाया ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, अब पेशेंट खतरे से बाहर है। वो अभी बेहोश हैं। 24 घंटों के अंदर अंदर उन्हें होश आ जाएगा। यह सुनने के बाद सभी की जान में जान आ गई। डॉक्टर के जाने के बाद शनाया ने अपनी मॉम से कहा, मॉम, रात हो गई है, आप घर जाइए, मैं और आहान यहीं रुकते हैं। मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी की बात पर हामी भर दी। वो जा रही थी कि आहान ने शनाया से कहा, शनाया, आप भी घर जाइए, कल आपको ऑफिस में जाना है। मैं रात भर यहीं रुकता हूं। आहान की बात पर शनाया थोड़ा हेजिटेट करने लगी, लेकिन आहान ने उसे इंसिस्ट किया तो वो भी घर जाने के लिए मान गई। शनाया और उसकी मॉम के जाने के बाद आहान आईसीयू के दरवाजे के पास गया और ग्लास वॉल से अपने फादर इन लॉ शेखर गिल को देखने लगा। उनके शरीर पर जगह जगह बैंडेड्स लगे हुए थे, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था। ये देखते हुए कि कब आहान की आंखें नम हो गई उसे पता ही नहीं चला। आहान ने मन ही मन में कहा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मगर मेरी वजह से आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं आपको, मॉम को, शनाया को, किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। ये कहकर आहान जाकर चेयर पर बैठ गया। शेखर गिल की हालत, शनाया के एक्सपेक्टेशंस, मिसेस यामिनी गिल की शिकायतें और आदित्य रायजादा की साजिश, इस सब के बारे में सोचते हुए कब आहान सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंखें खुली, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रोशनी फैली हुई थी। आहान ने एक गहरी सांस ली और उठने की कोशिश करने लगा, मगर उसके कंधों पर थोड़ा सा वेट था, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो गया। जब आहान ने अपनी बाईं तरफ देखा तो शनाया का प्यारा सा चेहरा कंधे पर था। शनाया बहुत ही आराम से आहान के कंधे का सहारा लेकर सोई हुई थी। आहान ने उसे वहां देखने की उम्मीद नहीं की थी। क्या कल रात शनाया उनकी मॉम के साथ घर नहीं गई थी? आहान ने 3 सालों में पहली बार शनाया को इतने करीब से देखा था। एकदम से उसकी धड़कनें तेज होने लगी। शनाया सोते हुए कितनी बेफिक्र लग रही है। हमेशा जो रिजर्व्ड एक्सप्रेशंस उनके चेहरे पर होते हैं, इस वक्त वो दूर दूर तक गायब हो गए हैं। आहान ने मन ही मन कहा। शनाया को देखकर आहान मुस्कुराने लगा। वो शनाया के चेहरे पर बिखरी हुई जुल्फें हटाना चाहता था। उसने बहुत हिम्मत की और अपने राइट हाथ से शनाया के बालों को हटाने लगा, मगर हल्की सी छुअन से शनाया जाग गई। शहद के रंग की बड़ी बड़ी आंखें देखकर आहान नर्वस हो गया और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। शनाया ने भी आहान के कंधे से अपना सर दूर किया और इधर उधर देखने लगी। एक ही पल में उन दोनों के बीच का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। कुछ देर की अजीब खामोशी के बाद आहान ने कुछ सोचा और शनाया से बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं?
क्या आप घर नहीं गई थी? आहान का सवाल सुनकर शनाया ने नॉर्मल होने का प्रेटेंड करते हुए कहा, मैं पापा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, मगर उन्हें अब तक होश नहीं आया है, तो फिर इस ब्रेकफास्ट को तुम ही खा लो, मैं खाना वेस्ट नहीं करना चाहती। शनाया सुबह जल्दी उठकर आहान के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाई थी। उस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई, तो इसलिए जब वो हॉस्पिटल पहुंची और उसने आहान को सोते हुए देखा तो वो भी उसके पास जाकर सो गई। शनाया ने अपनी बात कही और ब्रेकफास्ट की कैरी बैग को आहान के आगे बढ़ा दिया। आहान ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और ब्रेकफास्ट करने लगा। जब वो ब्रेड खा रहा था, शनाया उसकी तरफ देखने लगी। मैं खुद भी नहीं जानती कि मैंने ये नाश्ता क्यों बनाया है, वो भी इस आहान के लिए। एनीवे, मैं इस बात से यह पता नहीं लगने देना चाहती, और वैसे भी झूठ बोलने में प्रॉब्लम ही क्या है, कभी कभी झूठ बोलना अच्छा होता है। शनाया ने मन ही मन में कहा। जब आहान ने शनाया की नजरों को खुद पर नोटिस किया तो उसने कुछ सोचा और वो शनाया से बोला, शनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या आप भी खाना चाहती हैं? आहान की आवाज सुनकर शनाया दंग रह गई। उसने सवाल तो सुना ही नहीं था, अब वो क्या कहने वाली थी। उसने बिना कुछ सोचे हाँ में सर हिला दिया, तो आहान ने एक ब्रेड का स्लाइस उसके सामने बढ़ा दिया। शनाया अपने ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस छिपाते हुए ब्रेड खाने लगी। इस आहान से झूठ बोलना कितना आसान है, शनाया ने मन ही मन में कहा, और दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। शनाया को अपनी बाइक पर ऑफिस छोड़ने के बाद आहान अपने ऑफिस जाने लगा, मगर तभी उसका फोन बजा। आहान ने देखा कि मिस्टर विक्रम कॉल कर रहे थे। आहान ने नाराज होकर कॉल आंसर किया और बोला, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे बेवजह परेशान ना करें? दूसरी तरफ से विक्रम ने कहा, मुझे माफ कीजिए यंग मास्टर, वो मैंने आपके लिए रोजवुड स्प्रिंग में बंगलो तैयार किया है। बॉस चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ शिफ्ट हो जाए। क्या आप एक बार यहाँ आकर देखना चाहते हैं? ये सुनकर पहले तो आहान का मुंह बन गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक दिन शनाया रोजवुड स्प्रिंग के बारे में उसके पापा से डिस्कस कर रही थी और वो उस जगह से बहुत ही इम्प्रेस लग रही थी। ये जगह शिमला में सबसे महंगी और लेविश रेजिडेंस में थी। यहाँ पर एक बंगलो कम से कम 50 करोड़ का था। जब आहान को शनाया पर छाई हुई वो एक्साइटमेंट याद आई तो उसने विक्रम को हाँ में जवाब दे दिया और रोजवुड स्प्रिंग की तरफ आगे बढ़ गया। आधे घंटे के बाद आहान एंट्रेंस पर था। उसने अपनी बाइक खड़ी की और विक्रम को मैसेज कर दिया। आहान जैसे ही अंदर जाने वाला था, कुछ गार्ड्स ने उसे रोक लिया। यहाँ पर सेल्समैन को आने की परमिशन नहीं है, निकलो इधर से, एक गार्ड ने बहुत ही रूड अंदाज में कहा। आहान को ऐसी बातें सुनने की आदत थी। आहान ने जैसे ही ये सुना तो उसने बहुत ही पोलाइट अंदाज में कहा, मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं यहाँ के एक प्रॉपर्टी को खरीदने आया हूं। आहान की बात सुनने के बाद वो गार्ड जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने बाकी साथियों को बुलाया और बोला, अरे छोटे, सुन, ये मिडिल क्लास आदमी रोजवुड स्प्रिंग में प्रॉपर्टी खरीदने आया है। ये सुनकर बाकी भी सब हंसने लगे। दूसरे गार्ड ने हंसते हुए कहा, अरे लड़के, तुम अपने आप को भी बेच दोगे ना, फिर भी यहाँ 1 सेंटीमीटर की जगह नहीं खरीद पाओगे। यह जगह तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है, निकलो आप। तो किसी और ने कहा, अच्छा मजाक है, लेकिन यह जगह मजाक करने की नहीं है, अब जाओ। सबकी बातें सुनने के बाद भी आहान वहां से जरा भी नहीं हिला। उसने कहा, मेरे पास मजाक करने का वक्त नहीं है, मुझे देर हो रही है, मैं सच में यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने आया हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनकर गार्ड्स की हंसी रुक गई। एक गार्ड ने इशारा किया तो बाकियों ने आहान की बाइक को जोर से लात मारना शुरू कर दिया। अब इसकी बारी, ये कहते हुए गार्ड्स आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए। क्या आहान उन गार्ड्स को हरा पाएगा या फिर उसे जख्मी होना पड़ेगा? आहान बिजनेसमैन के तौर पर कैसे काम करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। देखो लड़के, मैं और मेरे साथी 1 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे दांत तोड़ सकते हैं। मेरे एक थप्पड़ से ही तुम्हें नानी याद आ जाएगी, इसलिए इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊं, यहाँ से निकल जाओ। सिक्योरिटी गार्ड ने आहान को धमकाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर आहान यहाँ पर कोई बखेड़ा खड़ा करने के लिए नहीं आया था। उसने कहा, मैं सच में यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने आया हूँ और तुम सब बिना वजह मेरी बाइक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम अपने गेस्ट्स को इस तरह ट्रीट करते हो? आहान के इस सवाल के बाद वो गार्ड्स इरिटेट हो गए थे। कोई भी मिडिल क्लास आदमी रोजवुड स्प्रिंग जैसी जगह पर प्रॉपर्टी खरीदने का सपना भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन ये लड़का अपने जिद छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था।
गार्ड्स ने आहान की तरफ देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और हाथ उठा लिया। वो गार्ड आहान को पंच करने वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गार्ड ने गुस्से से उसके हाथ की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया। बॉस, आप यहां? उस सिक्योरिटी गार्ड ने घबराते हुए कहा। आहान ने देखा कि उसके सामने एक ब्रांड एंड टक्सेडो पहना हुआ हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। उस आदमी के बॉडी लैंग्वेज और गार्ड्स के डर को देखकर यह बताना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि वो जरूर कोई बड़ा और पावरफुल आदमी है। उस आदमी ने रौबदार अंदाज में गार्ड का हाथ छोड़ा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमान पर हाथ उठाने की? क्या अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो तुम कार्तिक कोहली के लिए काम करने के लायक ही नहीं हो। उस आदमी की बात सुनकर आहान को पता चला कि यह आदमी और कोई नहीं, शिमला शहर का सबसे अमीर आदमी कार्तिक कोहली था। वो रोजवुड स्प्रिंग का मालिक भी था। उसने गार्ड्स को नजरअंदाज किया और तुरंत आहान की तरफ देखकर बोला, मिस्टर रायजादा, वेलकम। मेरे लोग आपको अच्छे से वेलकम नहीं कर पाए, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मिस्टर कोहली, अपने स्टाफ को आप खुद डिसिप्लिन कर सकते हैं, मैं इन सब में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। आहान ने जब अपना फैसला सुना दिया था तो कार्तिक ने अपने गार्ड से कहा, मिस्टर रायजादा से माफी मांगो अभी। अपने बॉस की बात सुनकर गार्ड्स हैरान रह गए। ये मिडिल क्लास का देखने वाला और 3rd ग्रेड बाइक चलाने वाला लड़का आखिर था कौन, जिसके लिए उनके बॉस खुद चलकर एंट्रेंस पर आए थे? मगर क्योंकि उन गार्ड्स को अपनी जॉब नहीं खोनी थी तो इसीलिए उन्होंने सर झुकाकर आहान से माफी मांगी। हमें माफ कर दीजिए मिस्टर रायजादा। आहान ने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया और कार्तिक कोहली से बोला, विक्रम जी भी यही होंगे ना? उन्हें बुला लीजिए, मैं घर देखना चाहता हूं। कार्तिक कोहली ने आहान को उसके बंगलों की तरफ जाने का रास्ता दिखाया और दोनों ही चल पड़े। कुछ देर में आहान एक बड़े से बंगले के सामने था। गेट के अंदर जाते ही आहान ने गार्डन देखा जहां दुनिया भर के खास तरीन फूलों के पौधे थे। आहान को रिफ्रेश करने वाली हरियाली के बीचों बीच एक खूबसूरत सा फाउंटेन बना हुआ था। आहान को ये गार्डन बहुत पसंद आया। वो हर एक चीज को देख रहा था और बस यही इमेजिन कर रहा था कि अगर शनाया ये देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। कार्तिक कोहली आहान को अंदर ले गया। जैसा कि आहान ने अंदाजा लगाया था, ये बंगलो रायजादा खानदान की बराबरी कर सके इतना ग्रैंड और पॉश था। यहाँ के हर एक चीज की कीमत इतनी थी जिसे आहान जैसे नॉर्मल लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। यंग मास्टर, क्या आपको ये जगह पसंद आई? अगर कुछ अच्छा ना लगे तो मुझे बता दीजिए, मैं तुरंत बदलवा लूंगा। विक्रम ने अपने नए बॉस से सवाल करते हुए कहा। आहान ने इस पर कुछ नहीं कहा। यंग मास्टर, ये मिस्टर कोहली हैं, इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन में से एक। विक्रम ने कहा तो आहान ने कहा, हमारी मुलाकात हो चुकी है, मैं आहान रायजादा। आहान ने एक बार ऑफिशियली खुद को इंट्रोड्यूस किया। आपको मिलने का मौका मिला इसलिए मैं आपको खुश नसीब समझता हूं मिस्टर रायजादा। आपको वेलकम करने के लिए मैंने लंच का इंतजाम किया है। उम्मीद है आप मुझे मना नहीं करेंगे। कार्तिक कोहली खुद एक बड़ा आदमी था और ये बात जाहिर थी कि वो सबसे बड़ी कंपनी से अच्छे रिलेशन बनाना चाहता था। इसीलिए वो आहान को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। आहान को ये समझने में ज्यादा देरी नहीं लगी और उसने कार्तिक के लंच के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जब कार्तिक कोहली लंच के अरेंजमेंट्स करने के लिए बाहर चला गया तो विक्रम ने आहान से कहा, यंग मास्टर, कार्तिक कोहली भरोसा करने लायक लोगों में से नहीं है। जरूर आपने कुछ सोचा होगा, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम इस आदमी के साथ ज्यादा करीबियां ना बढ़ाएं। विक्रम को बिजनेस और लोगों का बहुत तजुर्बा था, इसीलिए आहान ने उनके जजमेंट पर पूरा यकीन किया था। आहान ने उसे देखा और उसने कहा, देखते हैं कंपनी ने हमारे अंडर कौन सी इंडस्ट्रीज अलॉट की हैं। आहान अच्छे से जानता था कि उसे सक्सेसर बनाने के पीछे जरूर कोई गहरी और जरूरी वजह होगी। उसके अलावा आदित्य रायजादा जैसा जिद्दी इंसान अपने नाजायज बेटे के लिए इतना कुछ नहीं करता। इसलिए आहान फिलहाल किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था। यंग मास्टर, इनिशियल स्टेज पर हमें सिर्फ 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दी गई है। इसके अलावा आर्किटेक्चर, एंटरटेनमेंट और कुछ होटल चेन्स के शेयर्स भी हमारे पास हैं। आप इस सब से क्या करना चाहते हैं?
विक्रम ने ब्रीफ में आहान को सब कुछ बता दिया। आहान बहुत केयरलेस लग रहा था। उसने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और इधर उधर देखने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद आहान ने विक्रम से कहा, विक्रम जी, लिविंग रूम की इस बालकनी में तुलसी का एक पौधा लगना चाहिए, एकदम बीचों बीच। और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि पौधे को अच्छी धूप मिले। आहान की ऐसी अजीब रिक्वायरमेंट से विक्रम दंग रह गए। यहाँ के गार्डन में कई सारे एक्सोटिक प्लांट्स लगे थे, लेकिन यंग मास्टर को तुलसी का पौधा क्यों चाहिए? खैर छोड़ो, मुझे उन्हें नाराज नहीं करना है, मैं कुछ करता हूं, विक्रम ने मन ही मन में कहा। फिर उन्होंने हामी भरते हुए आहान से कहा, जी मैं अभी इसका इंतजाम करता हूं। जब वो अपने असिस्टेंट से बात कर रहे थे, आहान ने किसी को कॉल किया। थोड़ी ही देर में फोन की दूसरी तरफ से एक प्यारी मगर सख्त आवाज आई। आहान, मैं बिजी हूं, क्या बात है? यह आवाज किसी और की नहीं, शनाया की थी। आहान जानता था कि इस वक्त शनाया काम में बिजी होगी, मगर फिर भी उसे शनाया की याद आ गई तो उसने कॉल कर दिया। सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो बात यह है कि मैं लंच पर आपकी तरफ नहीं आ पाऊंगा, तो प्लीज याद से खाना खा लीजिएगा। आहान की बात सुनकर शनाया ने ध्यान दिए बगैर कहा, हाँ ठीक है। आहान, वो मैं सुबह जल्दी में भूल गई। तुम घर जाने के बाद लिविंग रूम में जो तुलसी का प्लांट है उसे याद से पानी देना, ओके? भूलना मत। शनाया की ये शब्द सुनते ही आहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, जी मैं दे दूंगा। शनाया ने आगे बात करना जरूरी नहीं समझा और फोन रख दिया। इस वक्त जब हर कोई आहान को खुश करना चाहता था, आहान के दिमाग में बस शनाया और उनकी पसंद नापसंद थी। आहान लंच करने के लिए डाइनिंग एरिया में गया। उस वक्त पर आहान और कार्तिक कोहली के अलावा वहां और कोई नहीं था। आहान ने कैजुअल अंदाज में बात शुरू करते हुए कहा, मिस्टर कोहली, आप रोजवुड स्प्रिंग के ओनर हैं, मगर फिर भी यहाँ पर डेवलपमेंट की कुछ कमी है। अगर सोचा जाए तो इस जगह को इंडिया की सबसे फेमस और लेविश जगहों में से एक बनाया जा सकता है। कार्तिक कोहली को इसी मौके का इंतजार था। उसने आहान से कहा, मिस्टर रायजादा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन यह जगह शिमला के पहाड़ी हिस्सों में है। अगर इसे डेवलप करना है तो हमें नेचर की खूबसूरती के साथ ही टेक्नोलॉजी और मॉडर्न आर्किटेक्चर का भी ध्यान रखना होगा, और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो मेरे जैसे छोटे बिजनेसमैन के लिए थोड़ा मुश्किल है। कार्तिक कोहली जानबूझकर अपने आप को कम आंक रहा था, जिसके चलते आहान सामने से इन्वेस्टमेंट करने का ऑफर दे दे, मगर आहान उसकी पैंतरेबाजी से अनजान नहीं था। कार्तिक कोहली, जो पिछले 7 साल पहले एक गुंडा हुआ करता था, अचानक से वो शिमला का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया था? ये आदमी किसी लोमड़ी की तरह चालाक था, लेकिन आहान के इस वक्त कुछ और ही प्लान्स थे। उसने इस तरह प्रिटेंड किया मानो वो कुछ सोच रहा था, और थोड़ी ही देर में उसने कार्तिक कोहली से सवाल करते हुए कहा, क्या 50 करोड़ काफी रहेंगे? क्या कहना है आपका? मैं ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। आपके ऑफर को मना करूं तो मेरे जैसा बेवकूफ पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। आहान की नजरों से कार्तिक की आंखों की चमक छिपी नहीं थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, तो फिर ठीक है, मेरे 50 करोड़ और आपके 20 करोड़ मिलाकर हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी शुरू करते हैं, जिसके चलते हम रोजवुड स्प्रिंग को इस देश का जाना माना नाम बना देंगे। जब आहान ने अपनी बात खत्म की, विक्रम वहां आ गए। कार्तिक कोहली ने तुरंत आहान से हाथ मिलाया और शिमला के सबसे बड़े बिजनेस की शुरुआत हो गई। लंच के बाद आहान और विक्रम वहां से चले गए। कार्तिक कोहली के चेहरे से हंसी गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने अपने असिस्टेंट को गले लगा लिया और बोला, किशन, अब मेरा नाम सिर्फ शिमला में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जाना जाएगा। रायजादा के नए हेड से मेरी दोस्ती हो गई है। वैसे इस मौके को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। ये नई कंपनी मुझे बहुत बड़ा बना देगी। कार्तिक के रिएक्शन से किशन का रिएक्शन बहुत अलग था। उसने कहा, भाई, लेकिन क्या आपको ये मिस्टर रायजादा अजीब नहीं लगे? हाँ, नहीं कोई महंगे ब्रांडेड कपड़े नहीं और कोई बड़ी कार नहीं। वो बहुत ही सिंपल लड़का लग रहा था, यहां तक कि वो किसी सस्ती सी बाइक पर आया था। किशन की बात में तो दम था। कार्तिक ने कहा, बात तो सही है, एक काम करो, किसी को आहान रायजादा पर नजर रखने के लिए कहो। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं।
किशन ने अपने बॉस की बात पर हामी भर दी। कार्तिक कोहली को कुछ और भी याद आया और वो थोड़ा चिंतित लगने लगा। उसने किशन से कहा, किशन, एक काम करो, मेरे गराज से वो नई स्पोर्ट्स कार निकालो और आहान रायजादा को तुरंत पहुंचा दो। उन बेवकूफ गार्ड्स ने मिस्टर रायजादा की बाइक तोड़ दी। उन्होंने इस बात को ज्यादा माइंड तो नहीं किया, लेकिन मैं हम दोनों के बीच कोई भी कड़वी याद नहीं रखना चाहता। दूसरी तरफ शनाया ऑफिस के बाहर आकर खड़ी थी। आज तो घर जाने के लिए देर भी हो गई थी, लेकिन आहान का कोई अता पता नहीं था। हर रोज वो शनाया को ऑफिस छोड़ने और लेने जाता था। ये रूल शनाया के पापा शेखर गिल ने बनाया था। आहान भी रोज अपना काम अच्छे से पूरा करता था, मगर 3 सालों में पहली बार आज वो लेट हो गया था। शनाया आज बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी। तभी उसने एक चिढ़ाने वाली आवाज सुनी। अरे ये क्या ये मेरी प्यारी बहन शनाया नहीं है? शनाया ने देखा कि उसके पास एक छोटा और रिवीलिंग ड्रेस पहनी एक लड़की खड़ी थी। उसने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगा रखा था और आंखों में वही हमेशा वाले नफरत भरे इमोशंस थे। ये लड़की कोई और नहीं, शनाया के दूसरे चाचा की बेटी शगुन गिल थी। इन 2 बहनों के बीच कभी भी नहीं बनती थी। शगुन हमेशा से शनाया से जल्दी आई थी। शनाया, क्या तुम आज भी उस निकम्मे घर जमाई का इंतजार कर रही हो? उसके लिए धूप में खड़े रहने की क्या जरूरत है भला? वो कौन सी कार लेकर आने वाला है? शनाया ने शगुन को नजरअंदाज कर दिया। उसने शनाया को प्रोवोक करने का जैसे मन बना लिया था। शनाया, क्या तुम्हें याद है दादाजी हमेशा कहा करते थे कि तुम उनकी सबसे सुंदर पोती हो, और जब हम सब बड़े हो जाएंगे तुम्हारी शादी सबसे हैंडसम, समझदार और अमीर लड़के से होगी। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर लाएगा। लेकिन किसे पता था कि वो बात सच हो जाएगी? आहान तो तुम्हें दिन की धूप में भी तारे दिखा रहा है। अपनी बात खत्म करते हुए शगुन अकेले ही खिलखिलाकर हंसने लगी। शनाया का सब्र अब जवाब दे रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गिल कंपनी के सामने एक चमचमाती काली ऑडी कार आकर रुकी। कार्तिक कोहली के घर से निकलने के बाद आहान और मिस्टर विक्रम शहर में वापस आकर लौटे। आहान ने विक्रम को नए बिजनेस के बारे में अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दी और कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद प्रपोजल पढ़ने लगा। आहान के इस बिजनेस प्रपोजल को सुनकर मिस्टर विक्रम परेशान लगने लगे। यंग मास्टर, ये क्या कर रहे हैं? कार्तिक कोहली जैसे आदमी के साथ काम करने में हमारी इन्वेस्टमेंट मिट्टी में मिल सकती है। अब रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को और इस कार्तिक कोहली को कोई अजूबा ही बचा सकता है। आहान ऐसा क्यों करने वाला था? शनाया के ऑफिस के बाहर किसकी कार आकर रुकी थी? क्या शगुन शनाया के लिए चीजों को और मुश्किल करने वाली थी? क्या आज आहान शनाया को लेने आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। रोजवुड स्प्रिंग वाले बंगलों से निकलने के बाद आहान और मिस्टर विक्रम अपने काम के बारे में कुछ डिस्कस करने लगे। आहान ने जिस तरह अपने शेयर्स का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया था, मिस्टर विक्रम हैरान रह गए थे। इतने स्मार्टली बिजनेस को संभालने के लिए आहान के पापा, यंग मास्टर, अपना हर डिसीजन कंपनी के फायदे में ही है, इस बात पर मुझे कोई भी शक नहीं है। लेकिन क्या सच में आप कार्तिक कोहली के साथ काम करना चाहते हैं? यह सवाल विक्रम ने आज दूसरी बार पूछा था। आहान ने एक हल्की सी स्माइल दी, मगर कुछ भी नहीं कहा। आहान के दिमाग में अपने ही कैलकुलेशन चल रहे थे। उसने दिल ही दिल में कहा, सारे फैसले कंपनी के फायदे में लेने से क्या होगा? कोई ना कोई डिसीजन मेरे फायदे में भी तो होना चाहिए। आहान ने फिर विक्रम से सीरियस अंदाज में कहा, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के नए वेंचर के लिए हमारे भरोसेमंद लोगों को भेजिए। मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूं। विक्रम ने आहान की बात पर हामी भर दी। तभी आहान का ध्यान अपनी घड़ी की तरफ गया और वो परेशान हो गया। आहान ने मीटिंग को यहीं खत्म करते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, हम फिर मिलते हैं, अभी मुझे निकलना है। यह कहकर आहान एक बड़ी सी कार से नीचे उतर गया। उसने तुरंत एक टैक्सी रोकी और गिल कंपनी की तरफ चला गया। दूसरी तरफ जैसे ही वहां पर एक चमचमाती काली ऑडी कार आकर रुकी, शनाया की कजिन शगुन के चेहरे पर चमक आ गई। उसने इटलाकर शनाया से कहा, शनाया, सच कहूं तो तारे तो आजकल मैं देख रही हूँ। तुम जानती हो, गौरव ने अभी अभी मेरे कहने पर ये ब्रांड न्यू ऑडी कार खरीदी है। वैसे ये सारी एक्सपेंसिव चीजें खरीदना उसके लिए कोई मुश्किल बात तो है नहीं। शनाया अच्छे से समझ रही थी
कि शगुन उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसने शगुन से कहा, कांग्रेचुलेशंस, नई कार काफी अच्छी है। मुझे लगता है अब तुम्हें अपने हस्बैंड को ज्यादा देर तक वेट नहीं कराना चाहिए। जाओ बैठ जाओ, हम कल मिलते हैं। शनाया की बात सुनकर वो जाने ही लगी थी, लेकिन फिर शनाया को इस बात का एहसास हुआ कि शनाया उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। शगुन गुस्सा होकर कुछ कहना ही चाहती थी कि वो तभी ऑडी कार उन दोनों के सामने आकर रुकी। ड्राइवर सीट की तरफ की विंडो नीचे हुई और एक रौबीले दिखने वाले लड़के ने बाहर देखा। उसने चेहरे पर काले सनग्लासेस लगा रखे थे। यह लड़का कोई और नहीं, शगुन का पति गौरव बर्मन था। अपने हाई क्लास हस्बैंड को देखकर शगुन एक्साइटेड हो गई और नखरे दिखाते हुए बोली, गौरव, तुमने कितनी देर कर दी? मैं यहाँ धूप में खड़ी खड़ी टैन हो गई। गौरव, जो कि सनग्लासेस के आड़ में शनाया की तरफ देख रहा था, उसने कहा, सॉरी शगुन, वो हमारे बॉस ने एक नया वेंचर शुरू किया है। मैं उसी के काम में बिजी था। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आओ बैठो, हम घर चलते हैं। गौरव बर्मन किसी अमीर फैमिली से नहीं था, लेकिन उसने बहुत मेहनत करके कार्तिक कोहली की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट हासिल की थी और इसी की वजह से वो अब शिमला के हाई क्लास सोसाइटी का हिस्सा बन गया था। शगुन ने अपने पति की बात सुनकर परेशान लगते हुए कहा, गौरव, मैं सोच रही थी क्यों ना हम कुछ देर रुक जाएं। शनाया को लेने उसका गुड फॉर नथिंग पति आ रहा है, लेकिन तब तक मैं शनाया को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। गौरव को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उल्टा वो तो शनाया से मिलने के मौके की तलाश में रहता था। अगर 3 साल पहले मैं खुद शेखर अंकल से बात कर लेता तो आज शनाया मेरी वाइफ होती। कितनी स्मार्ट, कितनी ब्यूटीफुल। लेकिन पता नहीं वो आहान कहां से बीच में आ गया। उस जैसे गरीब लड़के के साथ रहने के बावजूद शनाया की खूबसूरती रत्ती भर भी कम नहीं हुई। उल्टा वो हर दिन के साथ ज्यादा सुंदर होने लगी है। गौरव ने अपने आप से ही कहा। उसने फिर भी शनाया की तरफ देखा और बोला, हेलो शनाया, कैसी हो? शनाया गौरव की अजीब नजरों को पहली कई बार नोटिस कर चुकी थी, इसलिए वो गौरव को इग्नोर करना प्रेफर करती थी। उसके इस सवाल पर शनाया ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। गौरव के दिमाग में एक ख्याल आया और वो कार से नीचे उतर गया। ये देखते ही शगुन जाकर अपने हस्बैंड से चिपक गई। गौरव ने एक झूठी मुस्कान के साथ शगुन को देखा और शनाया से बोली, शनाया, आहान का वेट करने से बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ चलो। हम कहीं डिनर करेंगे और फिर तुम्हें घर छोड़ देंगे। क्या ख्याल है? शनाया ऐसा ऑफर सुनकर ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गई थी। वो क्या जवाब देने वाली थी जब वो बेमन से हामी भरने ही वाली थी कि तभी एक टैक्सी आकर रुकी और आहान नीचे उतरा। उसे देखकर शनाया की जान में जान आ गई। शनाया, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई, आहान ने हाफते हुए कहा। शनाया को तो बस उसके आने से ही चैन मिल गया था। मैं ठीक हूं, शनाया ने कहा। वो ये देखकर कंफ्यूज हो गई कि आहान आज अपनी बाइक से क्यों नहीं आया था, मगर शनाया ने शगुन के सामने कुछ नहीं कहा। आहान ने शनाया से कहा, घर चले? मगर इससे पहले कि शनाया कुछ कह पाती, शगुन ने आहान से कहा, आहान, तुम शनाया के लिए कार क्यों नहीं खरीद लेते? वो बेचारी कब टैक्सी या तुम्हारी खटारा बाइक पर बैठेगी? शगुन ने गौरव की तरफ देखकर कहा, गौरव, तुम अपने कंपनी में आहान के लिए कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढते? कार्तिक कोहली की कंपनी में तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी भी बहुत होती है। आहान की जिंदगी बन जाएगी। गौरव ने बिना कुछ कहे ऐसे रिएक्ट किया कि वो इस बारे में जरूर कुछ करने वाला था। यह दिखावा करने वाला कपल अब शनाया को इरिटेट कर रहा था। शनाया ने चिढ़कर शगुन से कहा, बस करो शगुन, किसी को आहान की जिंदगी में बनने की कोई जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद करो। शनाया की बातों से अब शगुन भी चिढ़ गई। क्या हुआ है शनाया? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? इस नालायक आहान के लिए तुम मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रही हो? अब शनाया का सब्र जवाब दे गया था। शगुन ने आहान को नालायक कहने की हिम्मत कैसे की थी? शनाया से रहा नहीं गया और उसने शगुन के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अपनी हद में रहो, शनाया ने गुस्से से कहा। अभी अभी जो हुआ था उससे वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। आहान ने शनाया के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। गौरव ने शगुन को कंफर्ट करना शुरू किया और शगुन वो शौक नजरों से शनाया को देख रही थी।
कंपनी के सामने हुए ऐसे सीन को सभी आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने घर जमाई पति के लिए पहली बार शनाया गिल ने इतनी रैश बिहेव किया था। लोग शगुन को उसकी बदतमीजी के लिए ब्लेम कर रहे थे और शनाया की तरफदारी किए जा रहे थे। शगुन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसने भी शनाया को अटैक करने के लिए अपना हाथ उठाया, और इससे पहले कि वो शनाया के पास आ पाती, आहान ने शगुन का हाथ पकड़कर उसे अपनी वाइफ से दूर कर दिया। शनाया मन ही मन आहान से इम्प्रेस्ड हो रही थी, मगर आहान के हल्के से धक्के से शगुन जमीन पर जा गिरी। अब तो एम्बैरेसमेंट की हद हो चुकी थी। पहले शनाया ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारी और अब उसका निकम्मा पति शगुन को सबके सामने बेइज्जत कर रहा था। शगुन के चेहरे पर अब गुस्से के साथ साथ रोने वाले एक्सप्रेशंस भी आ गए थे। गौरव नीचे झुका और शगुन को खड़े होने में मदद करने लगा। गौरव, देखो ना, ये दोनों मिलकर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, कुछ तो कहो ना। शगुन ने रोते हुए कहा। लेकिन ऐसे मामलों में गौरव बहुत होशियार था। वो जानता था कि शगुन ने शुरुआत की थी, इसलिए उसने शगुन से कहा, शगुन कोई बात नहीं, हम अभी घर चलते हैं। शनाया और आहान शगुन की नौटंकी देख रहे थे। शनाया ने फिर से कहा, आहान, हम निकलते हैं। आहान ने हामी भरी और दोनों टैक्सी की तरफ जाने लगे। इतना होने के बाद भी शगुन कहाँ चुप होने वाली थी। उसने रोते हुए बड़बड़ाकर कहा, इन दोनों की औकात ही क्या है? हाय बड़े, मैं आज जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेकर रहूंगी। आहान और शनाया ने इस बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गए, मगर तभी एक तेज आवाज में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यह आवाज एक स्पीड से आ रही स्पोर्ट्स कार की थी। व्हाइट कलर की यह शाइनी स्पोर्ट्स कार कंपनी इसके मेन एंट्रेंस पर आकर रुकी। हर किसी की नजरें उस स्पोर्ट्स कार पर आ टिकी थी। ये कोई आम स्पोर्ट्स कार नहीं थी, ये फरारी की नई लिमिटेड एडिशन कार थी, जिसे अफोर्ड करना शायद गिल खानदान के लिए थोड़ी मुश्किल बात थी। अगले ही पल कार का दरवाजा खुला और एक कैजुअल सा शर्ट पहना लड़का नीचे उतरा। उस लड़के को देखकर गौरव बर्मन हैरान रह गया था। किशन सर, कार्तिक कोहली के असिस्टेंट? वैसे भी मुझे पहले समझ आना चाहिए था कि इतनी एक्सपेंसिव कार कार्तिक कोहली के अलावा और कौन अफोर्ड कर सकता है, मगर किशन सर यहाँ क्या कर रहे हैं? गौरव ने अपने आप से ही कहा। उसने देखा कि किशन चलते हुए उसकी तरफ आ रहा था। कुछ देर के लिए गौरव नर्वस होने लगा, लेकिन चलते चलते जब किशन उससे आगे चला गया तो गौरव और शगुन कंफ्यूज रह गए, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उधर आहान और शनाया थे, और वही हुआ जिसका शगुन को डर था। किशन जाकर आहान के सामने रुका। उसने अपने सनग्लासेस उतारे और आहान की तरफ देखकर रिस्पेक्ट से अपनी गर्दन झुका दी। आहान सर, आप अपनी कार और कीज भूल गए थे, इसलिए मैं आपको वो देने आया हूं। किशन क्या कहना चाहता था? आहान ने जब इसके बारे में सोचा तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। जैसा कि मैंने सोचा, कार्तिक कोहली मुझसे दोस्ती करना चाहता है। खैर, अच्छी बात है। एक नॉर्मल सी बाइक के बदले वो मुझे अपनी इतनी महंगी कार तोहफे में दे रहा है। आहान ने कुछ सोचा और मना किए बिना वो कीज ले ली। थैंक यू। आहान ने ये कहते हुए किशन के आगे हाथ बढ़ा दिया। आहान ने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से किशन से हाथ मिलाया था। ये नजारा देखकर शनाया के होश उड़ गए थे। ये लड़का कौन है और आहान को इस कार की कीज क्यों दे रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शनाया ने दिल ही दिल में कहा। वो जो कुछ भी सोच रही थी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। अपनी वाइफ की खूबसूरत आंखों में कंफ्यूजन देखकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने शनाया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर इस फरारी के पास जाने लगा। आज शनाया को कुछ अलग सा लग रहा था। पहली बार आहान ने हाथ बड़े ही हक से पकड़ा था, जिसमें ना कोई नर्वसनेस थी और ना ही कोई ऑकवर्ड फीलिंग। आहान ऐसा चल रहा था मानो पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि वो शनाया का हस्बैंड था। इस नए बदलाव से शनाया दंग रह गई थी। आहान ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और शनाया को अंदर बैठने के लिए कहा। वो दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहा था तो खुद किशन ने उसके लिए डोर ओपन किया। आहान ने उसे शुक्रिया कहा और अंदर बैठ गया। आहान ने उस सुपर कूल स्पोर्ट्स कार को स्टार्ट किया और वो दोनों गिल कंपनी से निकल गए। उनको जाते हुए देखकर शगुन ने नफरत भरे अंदाज में कहा, ये निकम्मा आहान अपने आप को समझ क्या रहा है? कोई रेंटेड कार लाकर क्यों हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? कब तक करेगा?
मैं उन दोनों को उनकी जगह दिखा कर रहूंगी। शगुन जितना गुस्से और नफरत से तिलमिला रही थी, गौरव बर्मन उतना ही खामोश था, या फिर ऐसा कहा जा सकता था कि उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। गौरव ने अपने आप से ही कहा कि वो कोई रेंटेड कार नहीं थी, वो कार्तिक कोहली की नई कार थी और वो लड़का खुद किशन था। इस कार को तो कोई भी चाहकर भी किराए पर नहीं ले सकता। जरूर आहान के कार्तिक कोहली के साथ करीबी रिलेशंस हैं। गौरव ने शगुन को कार में बिठाया और दरवाजा बंद करने से पहले अपनी मुंहफट बीवी से बोला, शगुन, आगे से आहान और शनाया को प्रवोक करने की कोशिश भी मत करना। आज जो कुछ भी हुआ वो छोटा सा ट्रेलर था। आगे जाकर तुम्हारी वजह से हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। आहान ऐसे लोगों में से नहीं है जिसे परेशान किया जा सकता है। गौरव की बातें तो सही थी, मगर इस वक्त कुछ उल्टा ही हो रहा था। शनाया के एक्सप्रेशंस को देखकर कार ड्राइव कर रहा आहान कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था। शनाया ऊपर से लेकर नीचे तक आहान को घूरे जा रही थी। उसने कुछ देर ही अजीब खामोशी के बाद आहान से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? आहान, तुम्हें इतनी महंगी कार को रेंट पर लेने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी की बराबरी करने के लिए तुम्हें कार लाने की क्या जरूरत थी, और वो भी इतनी महंगी? आहान पहले ही घबरा रहा था। वो शनाया को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, सॉरी शनाया, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। शनाया ये सुनकर थोड़ी नॉर्मल लगने लगी। उसने आगे सवाल करते हुए कहा, ये कार कहां से आई? अब आहान क्या करेगा? क्या वो शनाया को अपनी सच्चाई के बारे में सब कुछ सच बता देगा या फिर किसी झूठ का सहारा लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।